हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बात करेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन प्रकार है। पहला है संयोजित अभिक्रिया जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है विघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आगे 3 पार्ट में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है तापीय विघटन थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है प्रकाश विघटन जिसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, और तीसरा है विद्युत विघटन जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा अपना है विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है उपचयन और अपचयन जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। बात समझ में आ गया ना। और अभी जो मैंने लिखा है 5 को लिखा है प्रकार, हमारे सिलेबस इतना ही दिया गया पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि और टाइप नहीं होते, इसके टाइप और होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में इतना ही पढ़ने के लिए दिया गया है, तो हम लोग इतना बात करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे संयोजित अभिक्रिया जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या होती है। फिर विघटन का तीनों टाइप मैंने बता दिया है, इसको फिर पढ़ेंगे। फिर विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर विकृत गंधिता टॉपिक तब फिनिश हो जाएंगे। इतना ही पढ़ना है। 1 नंबर देख के हेडिंग लगाइए, है ना। संयोजित अभिक्रिया क्या होती है इसको हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो पहला रिएक्शन हमने हेडिंग मारा है संयोजन अभिक्रिया, या इसे कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। अच्छे से समझना हम लोगों को। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन जो बाद में देखेंगे, तो पहले जो कॉम्बिनेशन का जो इंग्लिश इसका होता है, इसका मतलब समझिए जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब 2 चीज़ या 2 से अधिक चीज़ मिल करके एक चीज़ जब बन जाएंगे तो मतलब तब कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। परिभाषा समझिए इसका। कहता है वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ये तीर वाला सीधा जो है ना, इसको अभिकारक कहा जाता है, और उधर वाला क्या कहा जाता है? प्रतिफल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कहता है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक। बोलना नहीं, समझिए। इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक है। एक अभिकारक है CaO और एक अभिकारक है H2O। 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, है ना। अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद, एक अकेला प्रोडक्ट बनाएंगे। देख लीजिए, एक अकेला प्रोडक्ट बना है। 2 या 2 से अधिक बापुत मिलेगा, एगो बनाएगा, तब बुझ जाएंगे कि 2 से अधिक या 2 मिलकर एक बने हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात समझ में आ गया ना। अब कभी भी इस प्रकार के रिएक्शन रहेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसमें देख लेना है, परिभाषा किया है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बातें समझ में आ गया होगा। उदाहरण देख लीजिए। ये उदाहरण जो यहाँ लिखा गया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसको हम लोग समझते हैं। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके। जैसे हम लोग बुक में निकालेंगे तो इसका फोटो दिया गया है। NCERT में सरकारी किताब में पेज नंबर 7 में देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दिए गए हैं। अपने पास पिक्चर देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया है उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके। देख लीजिए, एक यहाँ पर बीकर है, यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, इस बीकर में जल है और जल में हमने डाल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इस बीकर है, बीकर में क्या है? जल है, और जल में क्या डाल दिया? या कैल्शियम ऑक्साइड जल डाल दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, उसमें क्या डालेंगे हम लोग? जल, H2O डालेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस अभिक्रिया को समझाने से पहले कुछ बातें हम समझाना चाहेंगे, जिसे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव क्या आता है, बातें समझ में आ रहे हैं ना। तो पहले इसको समझेंगे अभी और अच्छे तरीक़ा से। पहले ये समझ लीजिए कि CaO यहाँ पर लिखा हुआ है। छुच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। CaO का नाम क्या है? ये जिस तत्व से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसका रासायनिक नाम बात करिएगा तो Ca से कैल्शियम ऑक्सीजन, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम हो गया, है ना। इसे कली चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं।
एग्जाम ऑब्जेक्टिव आ जाती है कई बार कि कली चूनक सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे CaO होता है। और सबसे अधिक ये पूछता है बिना बुझा हुआ चूना, मतलब इसमें पानी मिलाया क्या नहीं है, पानी मिलाने से पहले की बात कर रहा है, ये बिना बुझा हुआ चूना होगी। जब इसमें पानी मिक्स कर दीजिएगा तो ये बन जाता है CaOH2। इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बातें समझ में आ रही है ना। अब इसे चूंकि इसमें पानी मिक्स किया तो ये बना, तो इसे कह देते हैं बुझा हुआ चूना। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, बुझा हुआ चूना। इसे भखरा चूना भी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया भी है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी आ चुका और भी कई कंपटीशन बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना फार्मूला की तो CaO, अब बुझा हुआ चूना फार्मूला की तो CaOH2। बात सही समझ में आ रही है ना। अब इस पर बात करेंगे। तो इस सूत्र में तो बताया है, यानी कि कुछ ने किए हैं बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाया तो बुझा हुआ चूना का निर्माण हो गया, और अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यही मैंने अभी बताया है। आज ये जो बुझा हुआ चूना है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया भी है, तो ये फोटो इसमें दिया गया है, इसमें दिखाया गया, हाथ से छूइएगा तो बोतल गर्म बीकर लगेगा, गर्म लगेगा। जैसे मार्केट से चूना पत्थर लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड खरीद करके, चूना पत्थर नहीं, चूना पत्थर फॉर्मूला CaCO3 हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्केट से CaO खरीद लाइए, उससे पानी मिक्स कीजिए, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CaOH2। उसको छूइए तो गर्म लगेगा, ऊष्मा निकलती है इसमें से। अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा सब लोग को। अब देखिए अब क्या होता है। अब इसका उपयोग हम लोग बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी मतलब क्या होता है, पॉलिश करने के लिए। दीवार में दीपावली समय हम लोग लाते हैं ना घर में खरीद करके, तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, दीवार पर पॉलिश करते हैं। तो दीवारों की सफ़ेदी करने में इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब कहानी क्या होगा। अब देखिए, अब मैंने मार्केट से खरीदा कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिलाया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दीवार पर उसका चूना मारेंगे। जिस वक्त चूना दीवार पे पेंटिंग मारते हैं, पेंटिंग नहीं चूना कहिए, ब्रश से लेकर मारते हैं, उस वक्त मतलब उतना चकचक लाइट वो नहीं देता है, लगेगा फीका फीका है। बात समझ रहे हैं, कैसा लगता है, वो फीका फीका लगता है। तो फिर 1-2-3 दिन के बाद देखिएगा, फिर उसमें चमक आने लगता है, एक पपड़ी टाइप के ऊपर जम जाता है। फिर वो कैसे हुआ है उसको समझिए। CaOH2 वायु में उपस्थित CO2 के साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। बात तो समझ में आ रही है ना। तो CaOH2 जो है वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। धीरे धीरे क्या करते हैं, अभिक्रिया, तुरंत नहीं करता है, समय लगता है 2-3 दिन करने में, है ना। CaOH2 जो है वातावरण में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर CaCO3 की एक पतली परत बना देती है। बात समझ में, दीवारों में क्या बनाएगा, CaCO3 की पतली परत बनाएगा और जल उड़ जाता है। बात समझ में आ रही है ना। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद CaCO3 का निर्माण होता है। जब सफ़ेदी कर देंगे तो उसके 2-3 दिन बाद किसका निर्माण होगा, CaCO3 का। मतलब माहौल कुछ भी नहीं हुआ है, हमने दीवार पर चूना किया ना, सफ़ेदी किया है ना, तो CaOH2 की सफ़ेदी किया है। अब चूंकि वायुमंडल में कौन गैस उपस्थित है, CO2 गैस उपस्थित है। CaOH2 वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और जल का निर्माण, जल उड़ जाएंगे। बात समझ में आ गया ना। और वो अब उसको उखाड़िएगा तो तनी तनी पपड़ी टाइप के उखड़ने लगेगा वो। बात समझ में आ गया ना। पपड़ी टाइप का क्या लगता है, उखड़ने लगता है। वो जब उखड़ रहा है ना थोड़ा पपड़ी टाइप से, वही है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर CaCO3 है। तो कैल्शियम CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर का फार्मूला भी CaCO3 ही, चूना पत्थर का फार्मूला भी CaCO3 ही। एग्जाम में कई बार ये पूछ भी चुके हैं। बात समझ में आ रही है कहानी। अब देखिए, अब यहाँ तक ही ये टॉपिक, हमें जो ये टॉपिक पढ़ाना था ना, ये टॉपिक हमें यहीं तक पढ़ाना था, लेकिन इसके आगे कहानी भी मैंने बता दिया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए अब क्या होता है। अब यदि CaCO3 को गर्म करते हैं, उष्मा देंगे, इसे हीट करेंगे, ये अगला अभिक्रिया में यहाँ क्या आएगा, यहाँ लगले तीनों हम पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ाते हैं तो एक अच्छे तरीका से नोट्स बन जाता है। अब तो यहाँ आपको दिख रहा है CaCO3, उष्मा इसको देंगे, यानी कि गर्म करेंगे। गर्म जब किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसका सिंबल हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, छोटका त्रिभुज, मतलब इसे डेल्टा कहा जाता है। ये कहीं लिखा रहेगा ना तो समझ जाइएगा कि उस चीज़ को गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, उष्मा उसे दे रहे हैं,
ताप उसे दे रहे हैं हम लोग। इसको गर्म करिएगा तो ये पुनः टूट जाएगा CaO और CO2 में टूट जाएगा। इसको गर्म करेंगे तो टूटेगा CaO और किस में टूटेगा, CO2 में। तो CaO हम लोग चले थे वही, फिर हम लोग का क्या हुआ, मिल गया। तो ये एक तरह से चक्र बन गया। एक बार फिर से हम लोग इसको संक्षेप में बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, CaO में पानी मिलाया तो बन गया CaOH होल 2। CaOH होल 2 वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया किया, बना लिया CaCO3। CaCO3 को हमने गर्म किया तो बन गया CaO और CO2 गैस निकल गया। अच्छा, ये अभिक्रिया आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। बातें समझ में आ गया ना। केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे अभिक्रिया मिलते हैं जिसको याद करना पड़ता है, और केमिस्ट्री में उससे अधिक चीज़ याद करना ही वाले होते हैं, लेकिन समझ करिएगा तो याद होगा, अधिक समय तक रहेगा। डायरेक्ट मारिएगा तो फिर वो याद होने वाला वो चीज़ नहीं है। इसको याद कर लीजिए, सबका नाम याद कर लीजिए, ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा। समझा दिया हमने क्या है नहीं है। एक दो रिएक्शन और है ना, ऊपर डिफिनेशन तो लिख लिया होगा सब। तो एक दो रिएक्शन और है, उसको हम लिख देते हैं। चलिए इतना नोट करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए दो और इसको देख लीजिए, दो ठो। कोयला यानी कि कार्बन को, कोयला यानी कोयला का फार्मूला भी सी, कार्बन का भी फार्मूला वो अप्रूफ है। तो चौथा चैप्टर में जाएंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे। कोयला यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। मैंने कहा था किसी भी पदार्थ को जलाइएगा तो विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं जलता है। जलाने के लिए क्या चाहिए उसे, ऑक्सीजन। तो कोयला को भरपेट दीजिए ऑक्सीजन यानी कार्बन को, तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए दो अभिकारक है ना, मिलकर एगो प्रतिफल बनाया है। तो कौन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। या हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल। यहाँ जलाए नहीं है, हाइड्रोजन अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से और किसका निर्माण कर लिया, जल का निर्माण कर लिया। रिएक्शन बैलेंस ही है ना। तो बैलेंस करने हम सिखा इस बार बात नहीं करें कैसे बैलेंस कैसे करना है। अच्छे से लेक्चर पिछला क्लास है उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। तो अभी तक जो पढ़ा ये कौन अभिक्रिया सब थे, संयोजन अभिक्रिया। तब आगे पढ़ेंगे 2 नंबर में विघटन अभिक्रिया, है ना। तो इसको नोट कीजिए। चलिए आगे अपना रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे कहते हैं विघटन अभिक्रिया, है ना। क्या होती है देखिए, नामे से स्पष्ट, विघटन मतलब टूटेगा। विघटन मतलब क्या होता है, टूटना। तो एक जो होगा यौगिक वो 2 या 2 से अधिक यौगिकों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी कि अच्छा पहले इसको नाम देख लीजिए, इसको क्या नाम इसको दिया गया है। इंग्लिश में एक ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं विघटन अभिक्रिया, या ऐसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, या ऐसे कहते हैं विच्छेदन अभिक्रिया, या ऐसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो कोई भी नाम कहिए, इंग्लिश में एक ही नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से, जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण होता है। एगो बड़का टूटेगा और 2 या 2 से अधिक छोटका का क्या होगा, निर्माण होगा। एगो बड़ा यौगिक टूटेंगे, 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण होंगे। तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहिए, प्रतिक्रिया के उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, उसमें कहा था कि 2 या 2 से अधिक छोटका मिलकर बड़का बनाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो एक दूसरे के दोनों क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा है इट इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है ना। संयोजन प्रतिक्रिया के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, संगमरमर के टुकड़े को, संगमरमर के बनरा वैसे करा जाता है क्लास में, शांत सर को पढ़ाने जाता है कर रहा लील जगती। जब पढ़ा रहे तो फोकस तू क्लास पर करोगे ना, इन्हें उन्हें करला से की होगा तेरा फायदा, गजब हाल है, कोनो मतलब नहीं है। उदाहरण नंबर 1 देखिए, संगमरमर के टुकड़े को CaCO3 चूना पत्थर का, इसका नाम संगमरमर है। संगमरमर के टुकड़े को गर्म करने से, चूना पत्थर यानी कि संगमरमर टुकड़ा को गर्म करेंगे, तो गर्म करने से वह CaO और CO2 गैस में क्या होते हैं, संगमरमर के टुकड़े को गर्म करने से, इसको गर्म करेंगे तो वह CaO और CO2 गैस में विच्छेदित हो जाता है। तो इसको अभी भी, इससे पहले भी रिएक्शन मैंने करवाया था, CO3 को गर्म करेंगे तो CaO और CO2 ना, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, या इसे चूना भी कहते हैं। अच्छा, चूना का उपयोग कहाँ होता है, चूना का उपयोग कहाँ करते हैं, भी कभी काल पूछ लेता है। सीमेंट तथा कांच के निर्माण में होता है चूना का उपयोग। किसके निर्माण में, सीमेंट और कांच के निर्माण में। सीमेंट जब बनाते हैं ना, तो उसमें अधिकतर 62 से 65% उसमें चूना ही होता है। अदर इंग्रेडिएंट फिर उसमें मिक्स किए जाते हैं, तब क्या बनता है, सीमेंट बनता है।
बातें समझ में आ रहा ना। तो ये कंपोजिशन नहीं पढ़ना हम लोगों का, इंजीनियरिंग में सब पढ़ा जाता है। तो ये कहानी हो गया। तो एगो टूटा 2 या 10 अधिक में, ये हो गया विघटन अभिक्रिया। अब देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे याद आता है ना। क्या कहता है, FeSO4 7H2O। पहले इसका नाम याद कर लीजिए। इसका नाम है, इसे कहते हैं हरा कशिश, यानी कि इसे ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रियोल। अभी ये हरा है, इसका फार्मूला है ग्रीन विट्रियोल। हरा कशिश का एकदम ये भी फार्मूला पूछ लेते हैं। इसका फार्मूला है FeSO4 × 7H2O। इसमें देखिए यही मॉलिक्यूल इसे पानी मिक्स किया हुआ है, जिसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं हम लोग हैं। डिटेल में पढ़िएगा क्लास 12th में। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या करा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। NCERT के पेज नंबर 8 में ये रिएक्शन दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कहानी। ये पिक्चर देख सकते हैं, इस प्रकार के पिक्चर दिया गया है। हम इसे बोर्ड बना करके इसे समझाने की कोशिश करते हैं, और इसे समझिए क्या कहा है। तो एक ले लीजिए परख नली, एक ले लेना है परख नली, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। ये एक परख नली है, एक ये टेस्ट ट्यूब ले लिया है। बात समझ में आ गया ना। और इसको क्या करेंगे, एक बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे। इसे बर्नर की सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, गर्म करने। इसे मान लीजिए कुछ, इसे बर्नर की सहायता से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसे गर्म करिएगा, हरा कशिश को ग्रीन विट्रियोल को गर्म करिएगा, तो इससे पानी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाएगा, और बन जाता है FeSO4 और क्या बन जाएगा, 7H2O। FeSO4 और क्या बनेंगे, 7H2O। अब देखने वाली बात ये है, ये जो पहले था, ये इस रिएक्शन का जो है प्रैक्टिकल यूट्यूब पर दिया गया है। सर्च मारिएगा वहाँ पर इस रिएक्शन को लिख करके ना, या लिखिएगा हरा कशिश को गर्म करने पर क्या होगा, तो बहुत सारे उस लेक्चर आ जाएगा ना। तो उसमें कोई दिखा देंगे, इसको करके वो दिखाता है, और देख लोगे तो पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। आज जाकर उसको देखने, तो हम ही क्लास में दिखा देंगे। तो हरा कशिश को गर्म किया तो इससे पानी हट गया, तो ये रंगहीन हो गया। अब ये क्या चुका है, पहले ये किस रंग का था, हरा कलर। जैसे गर्म किए तो अब ये क्या हो चुका है, रंगहीन, और पानी अलग हो चुके हैं। अब पुनः फिर लगातार गर्म करिए, फिर इसको क्या करिएगा, फेरस सल्फेट को गर्म करिएगा, रट लीजिएगा रिएक्शन। इसको फिर गर्म करेंगे FeSO4, फेरस सल्फेट को फिर गर्म करेंगे। गर्म करिएगा तो बनता है Fe2O3 और SO2 और SO3 बनता है। बात समझ में आ रहा है कहानी, है ना। अच्छा, जब इसको गर्म करिएगा तो फेरस सल्फेट गर्म करिएगा तो बनेगा Fe2O3, जिसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड है। SO2 बनेगा, जिसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और SO3 बनेगा, जिसे कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आ गया ना। तो FeSO4 के उष्मा दीजिएगा, गर्म करिएगा तो ये सब चीज़ बनेगा। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या बनेगा, SO3 बनेगा। फेरस सल्फेट को क्या करने पर, गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और ये जो लिखा हुआ है सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी गैस है, रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है रटने के अलावा। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, ये सब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक बर्नर लिया गया है, बुक रखिए सामने, हम बता रहे हैं। एक बर्नर लिया गया है, बात समझ में आ रहा है ना। और ये इसके हाथ में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, जिसे परख नली कहते हैं, और इसको गर्म किया है। इस क्वथन नली में, यानी कि टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल रखा हुआ, इसको गर्म कर रहे हैं ना। तो क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें। जब लैब में टेस्ट करिएगा तो मान लीजिए यही है टेस्ट ट्यूब, ऐसे करके नहीं रखना, देखना हम की है। बात समझ में आ रहा है कहानी। ऐसे करके मान लीजिए कि ये हीट है, ये गर्म कर रहे हैं आप, तो ऐसे करके रखिए, ऐसे करके। अब अपने तरफ या जिधर पड़ोसी है, कोई दोस्त सामने मतलब साथ में खड़ा है, एक्सपेरिमेंट उधर रख, इसको मुंह को घुमाना नहीं, दूसरे तरफ कर दीजिए। इसके मुंह क्या करना है, दूसरे तरफ कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखना है प्रैक्टिकल करते समय। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। गैस को धीमे से अपने नाक की ओर क्या कर दीजिए, इस प्रकार से जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे करके धीरे से ऐसे करिए, नाक की तरफ मोड़ दीजिए गैस को, ताकि सूंघ हो ओकरा, मतलब इस कारण से, है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो Fe2O3 जो बना, ये किस कलर का है, भूरा कलर का। पूछता है कि Fe2O3 जो बना है, इसका कलर क्या है, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है, तो बोलेंगे भूरा कलर का है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, ये इतना चीज़ हमने बता दिया। तो ये दिखा गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली। इसमें क्या रखा हुआ है, फेरस सल्फेट
क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म करने तथा गंध सूखने की सही विधि। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली है, उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद गंध सूंघने की सही विधि। गंध सूंघने का सही विधि क्या है? क्वेश्चन मान लीजिए लगता नहीं है क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी मान लो बना कर पूछ लिया, एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, कुछ बना कर पूछ सकता है, सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए। कहेगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म कर रहे हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्रिस्टल मतलब फेरस सल्फेट का फार्मूला Psf, क्रिस्टल मतलब पानी, उसमें H2O है। बात समझ में आ गई कहानी? मॉलिक्यूल के अंदर पानी, उसका बात वो कर रहा है, गर्म करेंगे। तो गंध सूंघने की सही विधि क्या है? गंध सूंघने की सही विधि, तो बोलेंगे गंध सूंघने की जो सही विधि है, परखनली के मुंह को अपने तरफ या अपने पड़ोसी तरफ रखना, दूसरे तरफ रखिए और धुआं को हल्के से नाक की तरफ करिए। ये है गंध सूंघने की सही विधि। बात समझ में आ गया ना? ये रिएक्शन मैंने समझा दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए भोजन का पाचन, खाना जो पचता है ना, वो एक अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। भोजन का पाचन एक कैसा अभिक्रिया है? डिकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई ना? अब इससे आगे जो कल के क्लास में बात करेंगे तो वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो 3 प्रकार होते हैं, जिसे कहते हैं तापीय विघटन, प्रकाश विघटन, विद्युत विघटन। और तीनों के बारे में बात करेंगे। अभी विघटन फिनिश हुआ नहीं है, बुक में देखिएगा तो विघटन में और एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। वो कौन है? तो यही वाला है, लेड नाइट्रेट वाला है। बातें समझ में आ रहे हैं ना? और यदि जितना चीज़ हम पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीक़ा से, कुछ भी छोड़ने रहे हैं, अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा तो उतना अच्छा ही कंपटीशन होगा। 10वां में की है, नंबर लेकर अचार नहीं बनाइएगा रख करके बुआम में, हैं? साल भर क्लास कर रहे हैं पर मतलब कुछ से कुछ तो आगे गोल होगा, तो उसको अच्छे से करना पड़ेगा, तब होगा। इतना तो रखते हैं, आगे फिर हम लोग कल काम करेंगे।